हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। आज हमारा सितंबर का जो महीना है वो भी ओवर हो रहा है, मंथ एंड है। फिर भी मैं क्लास कर रही हूँ और 30 डेज़ की मैं प्रॉपर क्लास करती हूँ, सिर्फ पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, आप भले पंचुअल ना हो, क्योंकि आप में बहुत सारे बच्चे पंचुअल नहीं हैं, मुझे दिखता है ये चीज़। फिलहाल के लिए मुझे जितना, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं उतना एफर्ट ज़रूर लगाती हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ें दे पाऊँ, प्रोवाइड कर पाऊँ, उतना मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और ये चीज़ मैं करती हूँ, तो मैं एज अ टीचर होकर अगर ये चीज़ की पंचुअलिटी बना सकती हूँ, टाइम पर पंचुअल डेडिकेटेड हो सकती हूँ, तो फिर आप लोग से भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि चीज़ों की। थर्ड सेमेस्टर में हमने नहीं किया क्योंकि बहुत, तो 6 महीने काफ़ी मेरे पास बहुत सारे काम रहे जिसकी वजह से गैपिंग हुई। आई एग्री विद दैट, बट मैं फोर्थ में आपको रेगुलर कर रही हूँ और कोशिश भी रहेगी, सब हो जाएगा। बट आप अपना साथ तो सपोर्ट बनाए रखिए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उशानी, सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पेपर 2 की क्लास को। पेपर 2 की क्लास में मोस्टली हमारे जो टॉपिक सिलेबस अकॉर्डिंग दिए हैं वो अब काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। और मैं लंबी लंबी क्लास करके आपको सारे टॉपिक्स को कवर कराने का प्रयास करूँगी, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया रहेगी। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर भी दिया गया, आपको ईजिली लिंक को टच करना और आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स लेनी है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। एटलीस्ट आपको, अगर आपके पास सोर्स है या आप तो फाइनल ईयर में हो, आप समझदार हो क्या करना है, कैसे करना है, कर ले रहे हो तो आप कर सकते हो। नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 3 है एटलीस्ट उसकी आप जाइए, लीजिए, पढ़िए, अच्छे से करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, क्योंकि यूपी टेट होने की संभावनाएं हैं। एक उम्मीद की किरण है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि चुनाव है, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने सीटेट क्वालिफाई करें, सीटेट क्वालिफाई करने से दिल्ली के डीएसएसबी वाली जो आती है उससे कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आती नहीं। केबीएस वाली भी रहती है लेकिन काफ़ी टफ पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ बहुत कुछ है। लेकिन कहो कि हर राज्य वाइज आ जाए और हमारे यूपी में आ जाए, तो ये नहीं होता है। तो अब उसका जो वेट है, उम्मीद है कि इलेक्शन है, तो यूपी टेट का पेपर जब भी होगा, अगर होना होगा तो इसे दिसंबर लास्ट तक होगा या जनवरी तक होगा, या जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयारी करिए। तो उसकी तैयारी करने का मतलब ये है कि जितना बढ़िया आप डीलेट पढ़ेंगे, जितना बढ़िया आपने पढ़ा है, लास्ट पेपर आप जितना अच्छा दे रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर ले रहे हैं, नोट्स रखे हुए हैं, खुद की बनाई हुई रखे हुए हैं, जितना आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यूपी टेट निकालने में उतनी हेल्प करेगी। तो डेडिकेशन के साथ लग जाइए, जुट जाइए। अगर आप चाहेंगे तो आपका इसी सेमेस्टर में निकल जाएगा और आप ईजिली हर चीज़ को कर पाएंगे। वरना दोबारा ये कब होगा इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन हो जाने के बाद जिसका काम बन जाता है वो निकल जाता है, फिर दोबारा किसी को देखता नहीं है। तो ये ध्यान रखो, ये गवर्नमेंट है, बहुत सारा लंबा गेम है। समझो बात को कि अगर होना होगा तो होगा, और इसी में चाहे तो पेपर टफ किया जाए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं, वैकेंसी कम है, प्राइमरी बच्चे पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सैलरी देगी तो कहाँ से देगी और क्यों देगी? तो ये बहुत लफड़ा है। लेकिन उसके लिए अगर वो हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है और काम करना है। तो आप चाहते हो कि आपकी नौकरी लग जाए, चीज़ें हो जाएं, तो यूपी टेट की तैयारी करना धीरे करके शुरू करिए, लगे रहिए। इतना भी ईजी नहीं है। अगर डीलेट को सारे सेमेस्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, पेपर बढ़िया दिया है, तो वो बच्चा डीलेट निकाल लेगा। डीलेट तो हो ही रहा है, यूपी टेट निकाल लेगा। और नहीं तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, नोट्स लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन पहले से जब पंचुअल बनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी चीज़ें होंगी। मैं समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी भी वक्त है, अगर कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो काफ़ी पेंडिंग गेम है ये। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? चलिए, समझदार फिलहाल आप काफ़ी हैं, बाकी आपको जैसा उचित लगे, जो आपके लिए बेस्ट हो वो करो। ठीक है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज देखते हैं। आज हम यहाँ पे पेपर 2 पढ़ रहे हैं, तो पेपर 2 50 नंबर का पेपर है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या, आवश्यकताएं क्या हैं, इसकी पहले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे जो उसकी अवधारणा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है। ऐसे सिंपली हमें लिखने को आता है, जिसको हम ईजिली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रबंधन तथा स्वामित्व को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे, परंतु आज हम अलग अलग। सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था या इसको लाया गया था, तो जो प्रबंधन है, प्रबंधन एक पूरा होल कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट है, और स्वामित्व यानी कि पूरा प्रोपराइटर टाइप का, मालिक टाइप का, ये सब एक में ही था। लेकिन आज इसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है। क्यों? क्योंकि प्रबंधन एक विकास का साधन और अभिधिकार तंत्र है। ये एक डेवलपमेंट का एक जरिया है, एक मीडियम भी कह सकते हैं, और एक सिस्टम का, एक कंट्रोलिंग सिस्टम का या गवर्निंग सिस्टम है। प्रबंधन एक कला और एक विज्ञान, ये आर्ट भी है, और ये कह सकते हैं कि ये एक साइंस भी है। ठीक है, हम इसको आर्ट की भी संज्ञा में रखेंगे और इसको हम साइंस की भी संज्ञा में इंक्लूड करेंगे।
प्रबंधन एक विकास का साधन है, प्रबंधन एक डेवलपमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तरीका है, मेथड है, विधि ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रबंधन एक अधिकार तरह एक गवर्निंग सिस्टम है, जिसके अंदर कई सारे लेवल्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, कई सारी कमेटी है, मीटिंग्स है, बहुत कुछ होता है जिसके तहत हम हर चीज़ को रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तब जाके कोई एक बड़ी चीज़ बिल्ड होती है। क्योंकि आप देखते हो जैसे स्कूल होता है तो जो है बाबू लोग जो फीस वगैरह जमा करते हैं, फीस जो स्टाफ होता है वो अलग होता है, और प्यून का स्टाफ अलग है, और भी टीचर्स का स्टाफ अलग है, और जो HR वहाँ पे वो चेयरमैन वगैरह होते हैं उनका है, वाइस प्रिंसिपल का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, तो जाके एक छोटा सा स्कूल चलता है। तो जब कोई बड़ा सिस्टम है, कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। पाँचवा पॉइंट है, प्रबंधन कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये प्रबंधन जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, काम को कराने का एक सार्वभौमिक प्रोसेस है। अगर ये चीज़ें हैं शेड्यूल वे में, तभी हम उस चीज़ को 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से करा सकते हैं, जो हमें आसान भी कहीं न कहीं पड़ेगा। प्रबंधन संगठित समूह से कार्य कराने का एक तंत्र है। अगर संगठित का मतलब एक मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फर्म में बहुत सारे लोग हैं। तो स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो उस तरीके से जैसे बच्चों का भी येलो ग्रुप, रेड ग्रुप का एक हेड हो जाता है, पूरे स्कूल में बांट दिए जाते हैं, टी शर्ट्स वगैरह रहती हैं। तो उस तरीके सिस्टम्स को करवाना, जैसे फिर कोई फंक्शन करवाना है तो ब्लू ग्रुप पहले पार्टिसिपेट करेगा, फिर रेड ग्रुप करेगा, फिर अलग अलग ग्रुप्स वाले होते हैं, गेमिंग वाले होते हैं, क्लासेस वाले होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह भी कराए जाते हैं, तो ये सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। प्रबंधन एक व्यवसाय है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है, ये एक सिस्टम है, ये एक बिजनेस भी है, जिसका आप अपनी आचार संहिता है, जिसकी अपनी मतलब आचार संहिता मतलब क्या, उनका अपना एक रूल रेगुलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना एक सेटअप होता है, हर चीज़ अपने, जैसे कोई स्कूल है, कोई स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसे डांस सिखाने वाले लोग हायर कर जाते हैं, या कोई और चीज़ सिखानी है तो उसको हायर किया जाता है। तो जब वो लोग आते हैं तो उनका जिस तरीके से तौर तरीका है, जिस तरीके से या वो सिखाते हैं या करते हैं, तो उसके अनुसार बच्चों को भी फॉलो अप करना होता है, स्कूल को भी करना होता है। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस सिस्टम में होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद आपने एक अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर दिया। तो जो टेक का पार्ट होता है, तो टेक के लिए आपके पास समझ लो कि कोई एक बंदा है वो नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी के किसी बंदे को हायर करोगे या और भी ले आओगे। तो जिसको आप ले आओगे उसको सैलरी तो दोगे, साथ साथ उसके बहुत सारे नखरे भी झेलने पड़ते हैं अगर हमने एन टाइम पे उसको बुक किया है तो, क्योंकि उसके बहुत सारे टैंट्रम होते हैं। तो हम उस चीज़ को उसके अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें करता है, मैं ये करूँगा, मुझे ये केबिन चाहिए, मुझे ये इतनी सैलरी चाहिए, ये चाहिए, ये जो टेक्नोलॉजी IT सेक्टर तो यहाँ बहुत होता है। तो ये अनुभव है इसलिए बता रही हूँ। प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखने का भी कार्य करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट किसी भी चीज़ का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का, स्कूल का हो, ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, किसी भी फील्ड का हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट में दिक्कतें हैं तो आप मेंटली हैरेसमेंट आपका बहुत ज़्यादा होगा, जो कि आपको काम आगे करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक विद्यालय प्रबंधन की अवधारणाओं से संबंधित चीज़ें जान के रखनी चाहिए। तो स्कूल के पर्पज़ की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल हो, चेयरमैन हो, बोर्ड ऑफ मेंबर हो, स्टाफ्स हों, अलग अलग बुलेडी स्टाफ्स भी हों, प्यून का पूरा स्टाफ हो, और बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे ग्रुप्स हों, सीनियर्स के बहुत सारी कॉल्स हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को समझते हैं, चलते हैं, हर क्लास के अलग अलग रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सबके लिए जितनी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी अवधारणाएँ रखनी चाहिए, ठीक है। जब कभी स्कूल खोलोगे, आप लोग कभी भी खोलोगे मान लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। ये जो विद्यालय प्रबंधन के बारे में हम इतना कुछ जान रहे हैं, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस आखिर है ही क्या। तो ये कह सकते हैं कि विद्यालय को गतिशील बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन एक इंजन की भूमिका करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेन चले, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी चले, तो पेट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी चले तो आपको पेट्रोल होना ही चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन को गतिशील बनाए, एक्टिव बनाए रखने के प्रॉपर तरीके से वो चले, रन करे, काम करे, हर तरीके से हर चीज़ ढंग से हो, तो आपको चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन जो होता है, आपका स्कूल प्रॉपर तरीके से रन करे, अच्छे तरीके से चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रबंधन कमेटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो रोल है वो आपका विद्यालय प्रबंधन ही निभाता है।
जिस प्रकार बिना ईंधन के मोटरसाइकिल, कार, बस आदि बिल्कुल भी संचालित नहीं किए जा सकते, मतलब उनको चला नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम उचित प्रबंधन के बिना स्कूल भी चलाना इम्पॉसिबल है। कोई स्टाफ नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई जो है प्रेयर का टाइम नहीं फिक्स है, प्लेस कोई नहीं हो रही है, कोई जी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, न्यूज़ नहीं हो रही है, कोई बच्चा कुछ भी पहन के आ रहा है, कोई रूटीन नहीं, ड्रेसअप नहीं है, कोई चेकिंग नहीं, कैमरा वगैरह नहीं है, बच्चे कोई टीचर ढंग के टीचर नहीं है, तो ये फिर आपका स्कूल रन नहीं करेगा, उसकी एक खराब इमेज बन जाएगी। तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था होती है, जी हाँ, एक सोशल इंस्टीट्यूट होता है, फर्म्स होता है। इसे एक विशेष दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, जो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और यही वो स्थान होता है जहाँ विद्यार्थी समाज के सदस्य के रूप में शिक्षण करेगा। ये एक ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चों को उनका अपना समाज मिलता है, क्योंकि जब हम बड़ों के पीछे बैठते तो हमको कहा था उठो यहाँ से। अगर हम अभी ज़्यादा होता है, आज भी है, हम लोग इतनी बड़ी हो चुकी हूँ अप्रॉक्स, और अब कोई बहुत बड़े लोग बैठे हैं, कोई चीज़ हो, सपोज मैं वहाँ बैठ गई है, कुछ और ऐसा है थोड़ा नॉर्मल है, तुरंत मुझे भगाया जाता है वहाँ से। क्या काम है, क्यों बैठी हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से, तुम्हें बुलाया गया। ऐसे मेरे से ट्रीटमेंट होती है, आज भी होती है, और मुझे वहाँ पे हटना पड़ता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है कि मुझे घर वाले नहीं बताए, बट कोई मतलब नहीं है तो तुरंत हटाया जाता है। तो यही चीज़ वहाँ पर है कि अगर आपको हमारा, फिर मेरा ग्रुप्स कहाँ मिलता है, मेरे मेंबर्स, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे कलीग, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त जो बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग को मज़ा आता है, फिर वहाँ पे हम नेता बनते हैं। तो इसी तरीके से जो बच्चों का समाज होता है वो स्कूल में ही मिलता है। ठीक है, हर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी एज के जो ग्रुप होंगे उसी में आपका समाज बनेगा। अपने से बड़ों में भी समाज नहीं बन सकता और अपने से छोटों में भी नहीं बन सकता है, क्योंकि हमको दोनों जगह से छोटे वाले में मज़ा नहीं है कि बड़े वाले में भगा दिया जाएगा, होता है ना। तो सेम चीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्यालय का जो प्रमुख केंद्र होता है वो विद्यार्थी होता है। स्कूल का जो मेन हब या सेंटर होता है वो स्टूडेंट ही होता है। वर्तमान में विद्यालय में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती है, धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ रही हैं तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं। विद्यालय प्रदान की समस्या भी बहुत बड़ी हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन आएगी तो फिर चीज़ें तो बढ़ेंगी ना। विद्यालय के क्षेत्र का विस्तार किया है, विद्यालय को तोड़ के बाउंड्री बड़ा किया जा रहा है, जो प्लेग्राउंड वगैरह बड़े किए जा रहे हैं, हर साल सामान नए नए ला रहे हैं, क्योंकि झूला वगैरह टूट जाता है, देखा जा रहा है कई बच्चों को कुछ लग वग ना जाए, नई नई टेक्नोलॉजी विधियों को स्कूल में यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे चीज़ों प्रिंसिपल्स नए नए लाए जा रहे हैं, रूल रेगुलेशन किया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चाहते हैं एक ज़िले में, तो उसके लिए बहुत सारे कार्य वगैरह होते हैं। तो विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के लिए विद्यालय के जो योग्य अध्यापक है, जो एक स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, उनका उनका भव मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल कूद की अच्छी व्यवस्था है, पाठ सामग्री वगैरह अच्छे से होती है, स्कूल लाइब्रेरी वगैरह भी है, लैब वगैरह भी है, इन सब चीज़ों का जो प्रबंधन अगर वो अच्छे तरीके से हो रहा है, बच्चों का उद्देश्य पूरा हो रहा है, बच्चे इंटेलिजेंट बन रहे हैं, तेज बन रहे हैं, उस स्कूल से निकले बच्चे नौकरी बहुत अच्छे पा रहे हैं, उनका भविष्य काफ़ी अच्छा हो रहा है, एग्जाम्स वगैरह बढ़िया हो रहे हैं, बहुत सारे और भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है, तो स्कूल फिर काफ़ी बढ़िया होता है। तो उससे क्या होता है, एक समाज का विकास होता है, एक परिवार का विकास होता है, और राष्ट्र का भी विकास होता है। तो इन सब चीज़ों की जो बढ़ोतरी होती है ये विद्यालय करता है। पहले विद्यालय करता है, विद्यालय के बाद कॉलेज करता है, फिर और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो किताबें और स्कूल ही होता है, और स्कूल जाना चाहिए। कोई अगर कहता है कि जो को एडुकेशन होती है, जो बेसिक एडुकेशन होती है 10 से ले मतलब 12 तक की जो पढ़ाई होती है, बहुत सारे लोग मैंने सुना है ओपिनियन देते हैं कि अरे यार वो बकवास है, कहीं काम नहीं आती, तो शायद उनकी सोच खराब है। वो जो स्टेप है, वो जो पढ़ाई लिखाई, हाँ ये कहते हैं कि हम शायद उस समय उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, मज़े लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं पता है। जैसे आज है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, साइंस के हैं, बेसिक है, जो हम लोग भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। आप लोग को पढ़ाना होता है तो मैं फिर पढ़ती भी, इसमें था क्या। तो वो बात तो समझ में आती है कि जब उस दिन पढ़ना था तो स्कूल वाले भी मार रहे थे, घर में भी मार पड़ रही थी, पढ़ नहीं रहे थे। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि मैं मस्ती बहुत करती थी। तो मतलब एक ठीक रहा है, लेकिन मेरा पढ़ने का जो एक फ़ेज़ है कि जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो शायद मैंने 11th के बाद से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था, तब से लेके फिर मैं कभी रुकी नहीं हूँ, मैं पढ़ती रही। तो मतलब ये है कि अब मैं जब बच्चों को देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है कर लेने दो, लेकिन ये है कि उनको भी जानकारी नहीं। तो स्कूल हमें बहुत अच्छा राइड देता है। अगर हम स्कूल की हर बात को समझते हैं, टीचर्स की बात को मानते हैं, तो शायद हमको प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और फिर हम हर जगह सक्सेस बनते चले जाते हैं, जीनियस बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई मेरे जीनियस। अगर समझ में आई और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इंग्लिश की जो क्लासेस है टेस्ट भी करवा दूंगी। राज का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था राज, बिल्कुल परेशान नहीं होएगा, जो भी चीज़ें हैं टाइम टू टाइम हो रही और सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ घटक की, कुछ कंपोनेंट है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनके अध्ययन को लेकर 4 चीज़ें हैं जो अच्छे से डिवाइड है। पहला, नियोजन के कार्यक्रम।
दूसरा शिक्षा विकास का लक्ष्य, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन। तो नियोजन के कार्यक्रम का मतलब, नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। हम हर चीज़ को प्लान करते हैं, तो उसके कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमें कैसे प्लान करना है। जैसे आपने पहला सेमेस्टर दिया था, बहुत दिक्कत हुई थी, फोर्थ में उतनी दिक्कत नहीं है ना, जितनी दिक्कत पहले में थी, पहले में जो डर था वो फोर्थ में नहीं है ना। क्यों डर निकल गया? क्योंकि दे लिया, रिजल्ट को देख लिया, पूरा गेम समझ गए आप। तो ये कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी ईजी हो। एक मैंने कहा था कि एक रिजल्ट अपने हाथ में लेकर देखो, उसके बाद खुद जानोगे क्या होता है, कैसे होता है। तो एकदम सीधी बात बोलती, घुमा फिरा कर रामायण नहीं करना आता मेरे को, सही है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इस तरीके से तो आप जब कोई प्लानिंग करो, मैं अब अभी से यूपी टेट के बारे में बोल रही हूँ कि पढ़ो, तो यूपी टेट में पहले सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद एक एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसकी एक नोट्स बनाओ, रफ कॉपी एक अलग बनाओ, नोट्स लिखो, रफ कॉपी वाला अलग करो, क्वेश्चंस लगाओ, जो जो चैप्टर पढ़ा या जो पीडीएफ पढ़ा, जो भी करा उसको सोचो कि कितना क्वेश्चन बनेगा। जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पर टेट में आया था, ये क्वेश्चन यहाँ, वो कैसे बताती, क्योंकि मैंने पढ़ा था, इसलिए ये चीज़ आपको बताई। तो नियोजन के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कैसे कोई प्लानिंग को करते हैं, वन बाय वन स्टेप करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, कैसे पीडीएफ को पढ़ते हैं, कैसे हमें कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं। शिक्षा का विकास का लक्ष्य, एम पता होना चाहिए कि प्राइमरी में टीचर बनना है तो वैकेंसी आएगी तो मेरे को लेना है, तो ये डेवलपमेंट का एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप उसको लक्ष्य को देखते हुए काम करोगे। आपके कार्यक्रम की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि भाई पढ़ाई लिखाई है तो नेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं फ्यूल डालोगे तो पढ़ोगे कैसे? उसके बाद प्रबंधन कार्यों का आकलन करना, फिर उसके बाद एनालिसिस करो कि यार अच्छा मैंने इतना पढ़ा तो कुछ आया, 1 घंटे मैंने पढ़ा, देख हफ्ते से मैं पढ़ रही हूँ, कुछ किया, ये चीज़ें मेरी कवर हो गई। तो इस तरीके से आपको जो है ना एनालिसिस करना पड़ेगा। खुद का एनालिसिस, खुद का जजमेंट सबसे बेस्ट होता है। खुद के टीचर हम खुद सबसे अच्छे हो सकते हैं, हमें कोई हमारे ज़्यादा जान नहीं सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्यालय प्रबंधन की समितियाँ। विद्यालय प्रबंधन की समितियाँ, कमेटी क्या है वो जानते हैं। विद्यालय प्रबंधन की समिति का गठन जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और राज्य नियम 2011 के नियम 3 और 4 के अनुसार विद्यालय की समुदायों की सहभागिता को स्वामित्व बढ़ाने के लिए किया गया था। विद्यालय समिति के 2 भाग होते हैं। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन की समिति का जो कॉन्सेप्ट है वो 2009 की धारा 21 के समय 2011 के नियम के अनुसार उसको बनाया गया था, जिसमें मतलब क्या था कि विद्यालय में समुदाय की एक सहभागिता भी होनी चाहिए ताकि विद्यालय और आगे चले बढ़े, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हों। क्योंकि किसी भी, जैसे हम कभी किसी जगह फंस जाते हैं, फंसने के बाद हम, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनको बोलते हैं अरे यार ऐसा हो गया, फिर और भी कोई तो सामने वाला बोलता है ऐसा कर लो ना, क्यों परेशान हो, ये चीज़ देख लो, वो चीज़ कर लो, तो सामने वाला हमें हिंट दे देता है। तो इसी तरीके से प्रबंधन समिति भी होनी चाहिए कि स्कूल के मैनेजमेंट में कमेटी मेंबर हों, उसको गाइड करें कि हमें कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कैसे स्कूल को पूरा रन अप में लेके जाना है, समय से सब कुछ करवाना है, इन सब चीज़ों को। तो इसी के बेस पे इसकी समिति को 2 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी भाग है? एक साधारण सभा, एक कार्यकारिणी समिति। ठीक है, साधारण सभा की बात कर लेते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ तक अच्छा बात समझ में तो आ रही है ना? बात समझ में आ रही, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर बताएंगे। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ समझाने का प्रयास कर रही हूँ बेस्ट वे में, ताकि आप ईजिली हर चीज़ को समझ पाएँ। अब बात कर लेते हैं साधारण सभा की। ये क्या है? साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, संरक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि और समिति के कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य होते हैं। मतलब इस सभा में विद्यालय के विद्यार्थी तो होता ही है, उसके जो माता पिता हैं वो होते हैं, उनके जो संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर है वो हैं। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है? बात समझ में आई? इतना मेरे ख्याल से सब ईजी है। ठीक है, चलो अब कुछ इनके मेंबर्स जो हैं उनके बारे में है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी, बालक के माता पिता, संरक्षक और ये सारे लोग उसमें होने चाहिए मेंबर के तौर पर। फिर वही प्रत्येक संबंधित विद्यालय का अध्यापक और प्रबोधक भी होने चाहिए, वो ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, ये सब लोग भी मेंबर के तौर पर नाम दर्ज होना चाहिए। संबंधित कार्य के क्षेत्र में निवास करने वाले जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, जिला पंचायत समिति व सदस्य, वार्ड के जो पंच है, ये सब भी वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित हो जाए, इनका नाम भी होना चाहिए। समिति के कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित मनोनीत शेष सदस्य जो कुछ भी हैं वो वहाँ पर शामिल नहीं हो, बाकी जितने भी मेंबर हैं उन लोगों को वहाँ पर शामिल होना ज़रूरी। कोई बैठक है, कोई समिति है, कोई नया निर्णय हो रहा है, रूल बन रहा है, कुछ भी है। आगे बढ़िए, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि विद्यालय के समिति के अध्यक्ष में 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हैं, पहला बात। दूसरा, उपाध्यक्ष होने चाहिए। समिति साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक सदस्यों में से कोई एक
निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो कुल 11 सदस्य, जिनमें कम से कम 6 महिलाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का भी वहाँ पर समावेश जरूर होना चाहिए। पदेन सदस्य की बात करते हैं, इनकी संख्या 1 होती है, जो ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित होता है वहाँ के वार्ड पंच या पार्षद ही होते हैं। पदेन सदस्य के सचिव की बात करते हैं, इनकी भी संख्या 1 होती है, जो प्रधान अध्यापक होते हैं। प्रधान अध्यापक के ना होने पर वरिष्ठ अध्यापक वहाँ पर जो होते हैं वो बनते हैं। निर्वाचित अध्यापक की बात करते हैं तो विद्यालय के अध्यापक के द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला या पुरुष अध्यापक वहाँ पर रखे जाते हैं। मनोनीत सदस्य की बात करते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, जो बाद में किसी और के थ्रू बोर्ड ऑफ मेंबर के थ्रू रिकमेंडेड होते हैं। तो इतने लोग उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेंड्स अब मैं करना चाहूँगी ओवर। जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी, जो भी था आपके सिलेबस में मैंने बताया, अब इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके चलेंगे। आपका ये दूसरा या तीसरा चैप्टर है, चैप्टर के हिसाब से इस बार नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिलेबस में जितनी चीज़ें SCRT में जो टॉपिक मेंशन है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास ईजी रही होगी। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।